आज का चाइना देखो, फ्यूचरिस्टिक सिटीज जैसे शंघाई और शेंजन, हर दूसरी चीज मेड इन चाइना। हर महीने नए एयरपोर्ट्स, हाईवेज और बुलेट ट्रेन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री पावर, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब में चाइना दुनिया को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब जरा सोचो, 40 साल पहले 1980s में 1980 में चाइना एक गरीब, पिछड़ा और स्ट्रगलिंग कंट्री था। उनका पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $200 था। आज $12,000 के पास पहुंच चुका है। जहां लोगों के पास खाने को भी मुश्किल से होता था, आज वो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी बनने की रेस में लगा है। एक समय था जब चाइना में लोग साइकिल चलाते थे, आज हर दूसरा चाइनीज टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार चला रहा है। जहां पहले कपड़ों के लिए राशन मिलता था, आज वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल्स और लग्जरी ब्रांड्स का घर बन चुका है। तो सवाल ये है, चाइना ने ऐसा क्या किया? कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा मॉडल और कौन सा सेक्रीफाइस था जिससे उन्होंने दुनिया को पीछे छोड़ दिया? और सबसे बड़ी बात, क्या इंडिया भी ऐसा कर सकता है? आपको क्या लगता है, चाइना इतना डेवलप कैसे बन गया इतने कम समय में? कमेंट में लिखो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसका जवाब सिंपल नहीं, शॉकिंग है। का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आज टूटने वाला है चाइना को। गाइस, मैं हूं इस वक्त चौंकिंग चाइना में। आप देख रहे हो कितना सुंदर मेरे पीछे लंबी बिल्डिंग्स हैं, मेरे पीछे बड़ी बिल्डिंग है, पीछे टेंपल है और एक बड़ा ये फ्लोर है, स्क्वायर है। आपको देखिए क्या लग रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे अगर आप आके देखते हो तो ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है। हम 20 माले पे खड़े हैं। आज हम चाइना नाम सुनते ही एक सुपर पावर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जायंट के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन कभी सोचा है चाइना नाम आया कहाँ से? ये नाम असल में चाइनीज लोगों ने नहीं दिया था, ये तो बाहर से आया था। ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि चाइना शब्द किंग डायनेस्टी से निकला है, जिसे प्रोनाउंस किया जाता था चीन। किंग डायनेस्टी का रूल था अराउंड 221 BC में और उन्होंने ही पहली बार चाइना को यूनिफाई किया था और एक सिंगल एम्पायर बनाया था। जब फॉरेन ट्रेडर्स जैसे पर्शियंस और ग्रीक्स ने इस रीजन के बारे में सुना, उन्होंने किन को अपनी लैंग्वेज में बदल दिया और धीरे धीरे ये किन बना चाइना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज लोग अपने देश को जोंगुओ कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिडल किंगडम, यानी दुनिया का बीच का देश। उनका मानना था कि वो दुनिया का सेंटर है और बाकी सब उनके आसपास। तो जब आप चाइना कहते हो, आप असल में एक फॉरेन इंटरप्रिटेशन यूज कर रहे हो, ना कि उस देश का असली नाम। इंडिया और चाइना, इन दोनों देश की आज़ादी लगभग आसपास ही थी। 1 अक्टूबर 1949 जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सिंगल पार्टी सिस्टम एस्टेब्लिश किया और तब से लेकर आज तक सिर्फ एक पार्टी वहाँ रूल करती आ रही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, CCP। उन्होंने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को एडॉप्ट किया। ये मॉडल रिस्की था, लेकिन एक फायदा भी था। पॉलिसीज जल्दी डिसाइड होती थी और लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल था, बिना इलेक्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के। 1980s के दौरान चाइना की हालत बहुत खराब थी। रूरल एरियाज में लोगों के पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। उनका GDP पर कैपिटा सिर्फ $200 के आसपास था। देश का ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर और डिपेंडेंट था, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो थी। हर जगह रैशनिंग थी और लोगों के पास खाने, कपड़े और रोजगार का बड़ा संकट था। ये वो वक्त था जब दुनिया के एक्सपर्ट सोच रहे थे कि चाइना कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन 1976 में माओ जेडोंग के डेथ के बाद चाइना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। तब स्टेज पर आए डेंग जियाओपिंग, जिन्होंने सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना का रोल निभाया। डेंग एक प्रैक्टिकल थिंकर थे, उनका विजन क्लियर था। डेवलपमेंट सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, आइडियोलॉजी से ज्यादा रिजल्ट पे फोकस किया और काफी बोल्ड डिसीजंस लिए जो उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किए थे। उनकी स्ट्रेटेजीज में से कुछ स्ट्रेटेजीज ये थी: ओपन डोर पॉलिसी, फॉरेन कंपनीज को चाइना में इन्वेस्ट करने की इजाजत दी गई। पहली बार ग्लोबल कैपिटल चाइनीज सॉइल पर आया, चाइनीज जमीन पर आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उन्होंने कोस्ट के कुछ हिस्सों को SEZ बनाया, जैसे शेंजन। यहाँ टैक्स रिलीफ्स, इजी बिजनेस लॉज और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोविंसेस को ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम मिली। पहली बार बेजिंग से निकलकर लोकल गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की पावर मिली। डुअल ट्रैक इकोनॉमी, एक ही वक्त पे सोशलिस्ट प्राइस कंट्रोल्स और कैपिटलिस्ट मार्केट्स दोनों चलाए गए। ये एक सेफ ट्रांजिशन मॉडल था। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, एग्रीकल्चर में कलेक्टिव फार्मिंग हटाकर इंडिविजुअल फार्मिंग अलाउ की गई। लोग ज्यादा काम करने लगे।
क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट मिलता था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, चाइना ने वर्ल्ड के लिए फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा फोकस दिया और इतना फोकस दिया गया कि सिर्फ चाइना में नहीं, मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ कंट्रीज में चाइना के प्रोडक्ट्स बिकने लगे। मेड इन चाइना नाम से। हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में डेंग ने कहा अभी शांति रखो, ग्रो करो और जब वक्त आए तो दुनिया को दिखाओ अपनी पावर। उनकी सोच थी अगर हर चाइनीज आदमी प्रोडक्टिव हो गया तो पूरा देश सुपर पावर बन जाएगा। और आज चाइना का हर बुलेट ट्रेन, हर पोर्ट, हर एक्सपोर्ट जोन डेंग के विजन का रिजल्ट है। जब मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही थी तभी चाइना ने रियलाइज किया कि अगर रूरल इकोनॉमी साथ नहीं बढ़ेगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तब आया पैरेलल पुश एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का। चाइना ने अपने ट्रेडिशनल फार्मिंग मॉडल को ब्रेक किया और शुरू किया हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, जिसमें किसान अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पैसा कमा सकता है। फिर आए इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स, मॉडर्न मशीन्स और सीड एंड R&D प्रोग्राम्स, जिसने उनकी क्रॉप आउटपुट इंडिया से ज्यादा एफिशिएंट बना दी। साथ ही एक और साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। हर हफ्ते नए एक्सप्रेसवेज, रेल लाइन्स, पोर्ट्स और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे थे। सिर्फ दिखावा नहीं, एग्जीक्यूशन फास्ट और टारगेटेड था। हर सेक्टर को लिंक करने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, हाईवे से लेके हाई स्पीड ट्रेन तक। आज चाइना में हर मेजर सिटी बुलेट ट्रेन से कनेक्टेड है और ये नेटवर्क 40,000 प्लस किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बन चुका है। ये नेटवर्क सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लाइफलाइन बन गया है। पावर ग्रिड्स, बड़े एयरपोर्ट्स और स्मार्ट सिटीज ने उन्हें एक बढ़िया एफिशिएंट इकोनॉमी बनाया। 21st सेंचुरी में चाइना ने विजन सेट किया, टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप 3 में आना है। ये शुरू हुआ कुछ इन प्रोजेक्ट से, मेड इन चाइना 2025 प्लान से, जिसका टारगेट था रोबोटिक्स, बायोटेक, ईवीज, एरोस्पेस और AI जैसी फील्ड्स में ग्लोबल लीडर बनना। हुआवे और ZTE जैसे टेलीकॉम जायंट्स 5G रोल आउट में वर्ल्ड लीडर्स बन गए। DJI बन गया ड्रोन टेक्नोलॉजी का किंग, 70% ग्लोबल मार्केट कैप्चर किया। बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट चाइना का ओन डिजिटल इकोसिस्टम बन गया। चाइना ने AI सर्विलेंस, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और स्मार्ट पॉलिसी भी ग्लोबल एज ले लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लानिंग हो रहा है। उनका टारगेट है 2049 तक चाइना को फुल्ली डेवलप्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सुपर पावर बनाना। और सुपर पावर का वर्ड जब भी आता है तब अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है। आज दुनिया 2 पोल्स में बनती दिख रही है, एक तरफ USA, दूसरी तरफ चाइना। ट्रेड वॉर, चिप बैन, टैक्स पाइन, हर सेक्टर में टकराव बढ़ती जा रही है इन 2 देशों के बीच। ताइवान पर मिलिट्री ड्रिल्स, साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल कंट्रोल, ये सब ग्लोबल टेंशन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ आता है एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, अमेरिका और चाइना का टैरिफ वॉर। USA ने जब चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगा दिया। उन्होंने लग्जरी ब्रांड प्रोडक्ट जैसे एप्पल, एक्सेसरीज, हैंडबैग्स और डिजाइनर आइटम्स को लोकल मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कर दिया और उन्हें अल्ट्रा चीप बनाया। चाइना ने कॉपी एंड इम्प्रूव स्ट्रेटेजी यूज की। इसी तरक्की करते देश चाइना को अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो इंडिया और चाइना दोनों ने आज़ादी लगभग एक ही समय ली। इंडिया ने डेमोक्रेसी चूज की, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इलेक्शन। चाइना ने डिक्टेटरशिप चूज की, कंट्रोल, डिसिप्लिन और फोकस्ड ग्रोथ। आज इंडिया की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन है, जबकि चाइना 17 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया है। लेकिन अब इंडिया डेमोग्राफिक और टेक एडवांटेज लेके गेम पलट सकता है अगर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो तो। आपको क्या लगता है, क्या चाइना का मॉडल सही था? क्या इंडिया को चाइना से कुछ सीखना चाहिए या अपना रास्ता अलग रखना चाहिए? और अगर ऐसे डीप कंटेंट चाहिए हिस्ट्री, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।